Hello students, welcome back again to the lecture number 2 and आप सभी को पता है हम चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं एवोल्यूशन राइट। लेक्चर नंबर 1 की मैं बात कर लूँ थोड़ा तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बिग बैंग थियरी राइट। हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, ओरिजिन हुआ था, दैट वाज 4.5 बिलियन ईयर एगो राइट। आई मीन अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो राइट। और याद रखना है जो प्रिमिटिव अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर होता है रिड्यूसिंग, दैट मींस इट इज नॉट हैविंग ऑक्सीजन। दिस कंडीशन इज नोन एज एन ऑक्सीजेनिक राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमने एंशिएंट थियरीज के बारे में डिस्कस किया था राइट। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ले लो, उसके बाद थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस राइट, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ पेंस्पर्मिया राइट। तो इस तरीके से हमने एंशिएंट थियरीज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मॉडर्न थियरीज में पढ़ा था राइट। ओपेरन हेल्डन के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल उनका स्टेटमेंट था राइट। सो इसके बाद एक और चीज हमने पढ़ी थी दैट वाज अबाउट द मिलर्स उरे एक्सपेरिमेंट राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने कोकोरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स के बारे में पढ़ा था राइट। सो ये सारा टॉपिक हमने कवर किया था इन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर एवोल्यूशन राइट। सो अब जो लेक्चर नंबर 2 है, आज का जो सेशन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन राइट। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कंडीशंस होनी चाहिए राइट। व्हाट विल बी द कंडीशंस for the origin of life right। so सबसे पहला कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट्स? there must have been a supply of replicators right। किसकी जरूरत पड़ेगी? replicators, that is self producing molecule right। हमने देखा था कि जो सबसे पहले मॉलिक्यूल बना था वाटर में वो था आरएनए। अब उसके भी पीछे मैंने बताया था रीजन कि आरएनए था, आरएनए के बाद जो है डीएनए बना था राइट। बिकॉज आरएनए जो है इट वाज व्हाट? अनस्टेबल एंड रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए वाज स्टेबल एंड इट वाज नॉट रिएक्टिव राइट। सो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल। तभी तो वो क्या होगा? सर्वाइव कर पाएगा राइट। जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट चीज क्या चाहिए स्टूडेंट्स? देखते हैं। कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स, कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर थ्रू म्यूटेशंस राइट। तो जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है तो उस रेप्लिकेशन के टाइम पर कुछ एरर्स होने चाहिए राइट। अब ये एरर्स से क्या होगा स्टूडेंट्स? इस एरर्स को हम बोलेंगे म्यूटेशन राइट। और म्यूटेशन जो है ये एक रीजन होता है वेरिएशन का राइट। और जब वेरिएशन आएगा तभी तो क्या होगा? डिफरेंस होगा राइट। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? फॉर्म होंगे या प्रोड्यूस होंगे राइट। तो म्यूटेशन भी जरूरी था टू डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये दो पॉइंट क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड a continuous supply to free energy right। प्रॉपरली उनको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्री एनर्जी एंड पार्शियली आइसोलेशन फ्रॉम द जनरल एनवायरनमेंट राइट। सो यहां पर क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? देखो यहां पर ये मान लो इसको, अब ये एक मान लो एक सेल है, हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। इसमें है अमीनो एसिड्स, इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स राइट, इसमें है लिपिड्स राइट, इसमें है विटामिन्स। तो ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे इस सेल को अलग कर रही है राइट। सो वहां पर यही चीज दी हुई है कि जो ये एक रेप्लिकेटिंग सिस्टम होगा उसको सबसे पहली चीज क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? कंटिन्यूअस एनर्जी की, जो कि इनसे मिल जाएगा राइट। एंड पार्शियल आइसोलेशन राइट। ये आइसोलेशन के लिए कौन काम कर रहा है? ये वाला एक दीवार, ये जो मेम्ब्रेन है ये किसका काम कर रही है? पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम दी जनरल एनवायरनमेंट। ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है राइट, ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है इससे इस पूरे सिस्टम को ये क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। कौन सेपरेट कर रहा है? दिस मेम्ब्रेन राइट। सो इस
थर्ड जो पॉइंट है उसका ये मतलब है। इसके बाद यहां पर मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, राइट, दैट इज प्रोबायोन्ट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स। क्या कहा है? प्रोबायोन्ट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स। अब ये होता क्या है, याद रखना है, दे आर व्हाट? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। दे आर व्हाट? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल्स। ओके, सो डेफिनेशन थोड़ा समझो। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होंगे दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल्स, राइट। वो जो फर्स्ट सेल बनेगा उससे और अलग अलग टाइप के और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल भी रेडी होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। अब यहां पर प्रोबायोन्ट्स और प्रोटोबायोन्ट्स का एग्जांपल क्या है? कोकरवेट्स, राइट, पढ़ा है हमने कोकरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। कोकरवेट्स जो है वो आर्टिफिशियली बनाया था ओपैरिन ने, एंड माइक्रोस्फीयर जो है उसको आर्टिफिशियली बनाया था सिडनी फॉक्स ने। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर एग्जांपल में नोट डाउन करना है कि एग्जांपल क्या है, प्रोटोबायोन्ट्स या फिर प्रोबायोन्ट्स के एग्जांपल क्या है। व्हाट आर द एग्जांपल्स? कोकरवेट्स गिवन बाय ओपैरिन एंड माइक्रोस्फीयर्स गिवन बाय सिडनी फॉक्स। इज दिस क्लियर? सो ये याद रखना है, these are the condition for the origin of life, right। इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कोकरवेट्स हैं या फिर जो माइक्रोस्फीयर्स हैं, इनसे ही क्या बना था? प्रोटोसेल्स, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि इनसे क्या बना था? प्रोटोसेल्स। फिर प्रोटोसेल्स से क्या बनेगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। सो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स बना, फिर उसमें क्या हुआ? और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आई तो और कॉम्प्लेक्स सेल बना जिसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशंस याद रखनी है फॉर द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। सो ओरिजिन प्रोकैरियोट का किससे हुआ था इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और कहां पर हुआ था ये भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो प्रोकैरियोट्स were originated, right, prokaryotes were originated from protocells। किससे ओरिजिनेट हुए थे? फ्रॉम प्रोटोसेल्स अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स साल की प्रोकैरियोट्स जो है उनका ओरिजिन कब हुआ था? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। और उसके बाद जो लाइफ है उसका ओरिजिन कब हुआ था? 4 बिलियन ईयर्स अगो। और अब हम देख रहे हैं 3.5 बिलियन ईयर्स अगो व्हाट वाज फॉर्म्ड? प्रोकैरियोट्स फ्रॉम प्रोटोसेल। और कहां पर हुआ था? इन द सी। जाहिर सी बात है कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कहां हुआ था? इन द सी, राइट। अर्थ पर उस टाइम पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अर्थ वाज नॉट सॉलिड, राइट, वो सॉलिड नहीं था। और उसके अलावा अब यहां पर यही याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका फॉर्मेशन कहां हुआ था? सी। द एटमॉस्फेयर वाज एनाएरोबिक, राइट। प्रिमिटिव अर्थ पर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं था, राइट। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, CO2 प्रेजेंट था, ऑक्सीजन नहीं था। और जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। क्या कंडीशन होती है? एनएरोबिक, बिकॉज फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो तुम लोग सोच सकते हो कि पहले एरोबिक आए होंगे या पहले एनएरोबिक। तो यहां से आपको पता चल गया होगा पहले कौन आया था? एनएरोब्स, राइट। बिकॉज उस टाइम पर जो एटमॉस्फेयर था प्रिमिटिव अर्थ का वो क्या था? ऑक्सीजन फ्री, देयर वाज ओनली CO2, राइट। सो इसको याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोट्स थे डेवलप नहीं थे, ये आप सभी को पता है। दे डू नॉट हैव व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन और एनी कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स बने थे, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? आगे आगे और एवोल्यूशन होते जाएगा, सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स सेल बनते गए धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ा है अर्थ, राइट। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ गया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ व्हाट? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। इवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आप सभी को पता है दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स।
हेट्रोट्रॉप्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, राइट, तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब किसके अंडर आएगा? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। याद रखना है जो भी हम आज पार्ट पढ़ने वाले हैं, that all the part or that all the content or the topic will be under the biological evolution. Students, अब डिस्कस करते हैं about the evolution of modes of nutrition, right? तो सबसे पहले याद रखना है, मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले कौन आया? एनारोब्स, राइट। अब एनारोब्स में भी कौन? हेट्रोट्रॉप्स, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीमोहेट्रोट्रॉप्स। अब कीमोहेट्रोट्रॉप्स का मतलब दे आर गोइंग टू यूज सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। सो कीमोहेट्रोट्रॉप्स, व्हाट आर कीमोहेट्रोट्रॉप्स? तो अर्लीएस्ट प्रोकैरियोट्स, जो पहले के प्रोकैरियोट्स थे, अभी हमने जो देखे प्रोकैरियोट्स, मस्ट हैव बीन कीमोहेट्रोट्रॉप्स। जो अर्लीएस्ट प्रोकैरियोट्स थे, दे वेर और दे मस्ट बी कीमोहेट्रोट्रॉप्स एंड ऑब्टेन्ड एनर्जी उनको मिलती थी बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सी ब्रॉथ। जो सी में सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनका इस्तेमाल करते थे, उनको ब्रेक डाउन करते थे, और उनके ब्रेक डाउन करने के बाद वो क्या रिसीव करते हैं या फिर क्या बनाते थे? एनर्जी, राइट। सो याद रखना है कीमोहेट्रोट्रॉप्स, दे आर गोइंग टू यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दी सी, राइट। क्योंकि प्रोकैरियोट्स भी कहां बन रहे हैं? सी में ही, राइट। सो वहीं पे उन्होंने ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया और उससे क्या ली? एनर्जी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर वाज एनारोबिक, राइट। सो अभी मैंने बताया कि जो प्रिमिटिव अर्थ था वो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले कौन आया? एनारोबिक कीमोहेट्रोट्रॉप्स। इसको याद रखना है, पहले कौन आया? एनारोबिक कीमोहेट्रोट्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ कीमोहेट्रोट्रॉप्स, अब वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, राइट। अभी हमने कंडीशंस देखा जिसमें लिखा हुआ था रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा था? वो नंबर जो है कीमोहेट्रोट्रॉप्स का जो नंबर है वो लगातार मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट। सो क्या हो रहा था? उससे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था, उससे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे सी ब्रॉथ में, वो सब धीरे धीरे क्या हो रहे थे? खत्म हो रहे थे, राइट। सो यहाँ पर वही दिया हुआ है, द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सी वाटर began to disappear and gradually exhausted। धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था और एक टाइम पर पूरा खत्म हो गया। तो अब क्या होगा? अब ये कीमोहेट्रोट्रॉप जो है वो क्या करेंगे? कुछ जो है शायद उनकी डेथ हो जाएगी और कुछ एक अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? अपनाएंगे, राइट। सो दैट लीड अब खत्म हो गया है, तो अब क्या करना पड़ेगा? राइट, कुछ सोचना पड़ेगा उनको, राइट। That lead to the evolution, यहाँ पर कीमोहेट्रोट्रॉप्स में इवोल्यूशन हुआ किस बेस पर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ several other modes of nutrition। So कीमोहेट्रोट्रॉप जो है उनमें अलग अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। कुछ पैरासिटिज्म पर आ गए, कुछ सेप्रोफाइटिज्म पर आ गए, राइट, एंड कुछ क्या हो गए? कीमोऑटोट्रॉप्स, राइट। सो याद रखना है इसको, कीमोऑटोट्रॉप्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, राइट, कीमोहेट्रोट्रॉप्स। याद रखना है, दे वर एनारोबिक कीमोहेट्रोट्रॉप्स, दे वर यूजिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सी ब्रॉथ, बट क्योंकि वो ज्यादा जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो सी वाटर या सी ब्रॉथ में जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और एक दिन ग्रेजुअली पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब इस वजह से क्या हुआ? देयर वाज एवोल्यूशन, मतलब कीमोहेट्रोट्रॉप्स जो है उन्होंने अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाया, जैसे कि पैरासिटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म एंड ऑफ कोर्स कीमोऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स कीमोऑटोट्रॉप्स, राइट। अभी हमने डिस्कस किया अबाउट कीमोहेट्रोट्रॉप्स, राइट। सी वाटर में या फिर सी ब्रॉथ में फूड खत्म होने की वजह से क्या हो रहा था? देयर वाज अ इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं they got evolved into
ऑटोट्रॉप्स, राइट। सो ये क्यों हुआ, लेट्स सी। ड्रॉप इन द टेम्परेचर, ड्रॉप इन द टेम्परेचर, देखो जब बिग बैंग थियरी थी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, राइट। अब धीरे धीरे कर क्या हो रहा था, जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, राइट। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो रहा था, देयर वाज स्टॉप्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन दी सी, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था, जो सी वाटर है वो क्या हो रहा था, आइस के फॉर्म में आ रहा था, राइट। सो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, राइट। तो अब क्या हुआ, सो सम ऑफ द early prokaryotes got converted into chemoautotrophs। आगे बढ़ते हैं। अब ये chemoautotrophs होते क्या हैं, राइट। They are what? The one who prepared organic food, they prepare organic food by using energy released, right. They use the energy released during certain inorganic chemical reactions, right। so इसको याद रखना है स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम हो रहा था, इस वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, कुछ प्रोकैरियोट्स ने अपने आप को डेवलप इवॉल्व कर लिया इनटू chemoautotrophs। and what are chemoautotrophs? They are the organism which prepare organic food by using energy released during a certain chemical reaction by the inorganic molecules। now these are what? anaerobe। अभी भी जो कंडीशन है वो क्या है, anaerobe ही है, right, reducing atmosphere है। these anaerobe chemoautotrophs were like present anaerobe bacteria। तो उस टाइम के जो एनाएरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स थे, आज दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ टुडेस एनाएरोबिक बैक्टीरिया, राइट। सो एनाएरोबिक बैक्टीरिया, राइट, एंड एनाएरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एनाएरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स थे, दे यूज्ड टू रिलीज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो देखो एनाएरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स अभी देखा हमने, अब हमने देखा अभी यहाँ पर एनाएरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स, राइट। क्यों हो रहा था, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, फूड खत्म हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था, रीजंस थे ये जिस वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वहां पर क्या थी, कमी थी, बिल्कुल एकदम कमी थी, राइट। सो इन्होंने, कुछ प्रोकैरियोट ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया और खुद से ही क्या करने लगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने लगे, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज अबाउट कीमोऑटोट्रॉप्स। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फोटोऑटोट्रॉप्स, राइट। अब फोटोऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, राइट। evolution of chlorophyll molecule, right। evolution of chlorophyll molecule enabled certain prokaryotes, right। it enabled, उसने क्या किया, कुछ प्रोकैरियोट्स को इस तरह से तैयार कर दिया कि दे यूटिलाइज द लाइट एनर्जी, राइट। एक प्रोकैरियोट जिसने अब अपने अंदर ले लिया है क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल वाला जो प्रोकैरियोट्स था, इट यूज्ड टू यूटिलाइज the light energy and synthesize what, the carbohydrates, right students। तो इसी को हम बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स, राइट। फोटोऑटोट्रॉप्स आप सभी को आज के टाइम में पता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, राइट। सो ये याद रखना है। अभी भी हम कौन से स्टेट में है, एनाएरोबिक। ये कौन से स्टेट में है, एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स। अब ये एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स जो है, ये कैसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसको देखते हैं। दे डिड नॉट यूज वाटर, H2O का इस्तेमाल नहीं करते थे, राइट, एज अ व्हाट, एज अ हाइड्रोजन सोर्स। तो यहां पर लिखा हुआ है एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स, दे डिड नॉट यूज वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स। आप सभी को पता है बेसिक फोटोसिंथेसिस में कि हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है NAD को, राइट। और फिर वहां पर क्या होता है, प्रोटॉन पंपिंग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, राइट।
जिससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो anaerobic photoautotrophs थे, they do not use water as a hydrogen source, instead they use sulfur, right? They use sulfur, hydrogen sulfide। क्या यूज करते थे? हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। They are similar to present day sulfur bacteria, right? तो आज के टाइम पर ये सल्फर बैक्टीरिया जो है, they are similar to that of these anaerobic photoautotrophs, right? अभी हमने इसके कुछ टाइम पहले देखा कि आज के टाइम के जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं, दे वर सिमिलर टू एनाएरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स, राइट। तो यहाँ पर फिर से कंपैरिजन हुआ है कि जो आज के टाइम पर सल्फर बैक्टीरिया हैं, दे वर सिमिलर टू द एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स, राइट। अब यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है? इन विच H2S splits, तो मतलब वाटर का इस्तेमाल नहीं होता है, किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे अभी मैंने कहा था। अब ये H2S इट विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड सल्फर, राइट। हाइड्रोजन और सल्फर में स्प्लिट हो जाएगा। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे इन द सिंथेसिस ऑफ फूड और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड, और जो सल्फर है वो रिलीज हो जाएगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। सो इस तरीके का मैकेनिज्म हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि कैसे एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स, ये कैसे बने होंगे, राइट। अब इसके लिए एक बेसिक चीज मैं बता दूं तो म्यूटेशन, राइट। म्यूटेशन एक रीजन था जिस वजह से क्या हुआ, कुछ एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स किसमें कन्वर्ट हो गए? एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स में, राइट। अब ये एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स क्या यूज कर रहे थे? H2O, दैट इज वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स। एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स क्या यूज करते हैं? H2S एज अ हाइड्रोजन सोर्स, एंड एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स क्या यूज करते हैं? वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स, और CO2 का इस्तेमाल करेंगे एज अ कार्बन सोर्स। सो CO2 का इस्तेमाल करेंगे एज अ कार्बन सोर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स। अब यहां पर जाहिर सी बात है क्या यूज करेंगे? लाइट, दैट इज सोलर एनर्जी। अब द फर्स्ट एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स वेर साइनोबैक्टीरिया लाइक फॉर्म्स, राइट। किस तरीके से दिखते थे वो? लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट, जिसके पास क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल, राइट स्टूडेंट्स। सो ये याद रखना है क्या हो रहा है, एनाएरोबिक से एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स कैसे बने? बाय म्यूटेशन, राइट। जिस वजह से अब दे वर नॉट यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड बट दे वर यूजिंग व्हाट? वाटर एज द हाइड्रोजन सोर्स, राइट। अब आप सभी को पता है कि जब भी हाइड्रोजन वाटर होगा तो वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। सो अब ये मल्टीप्लाई, अभी ये लगातार मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, राइट। सो अब क्या हो रहा था? हाइड्रोजन जो है वो यूज हो रहा था, राइट, फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, बट जो ऑक्सीजन था वो क्या हो रहा था? इट वाज बीइंग रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, राइट, क्योंकि वो क्या था? बाय प्रोडक्ट, राइट। यहां पर दिख रहा है सल्फर एक बाय प्रोडक्ट था इन केस ऑफ एनाएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स। सेम यहां पर भी क्या होगा? एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स के केस में भी ऑक्सीजन विल बी अ बाय प्रोडक्ट, राइट। सो अब हम आए हैं एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स पर। देख रहे हो कहां से आए थे हम, कहां से शुरू किया था, राइट। वी बिगिन फ्रॉम व्हाट? हेटेरोट्रॉप्स, राइट। फिर हमने देखा कीमो हेटेरोट्रॉप्स, राइट। फिर देखा हमने कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कि क्या थे? एनाएरोबिक। यहां तक, अभी तक यहां तक क्या थे? एनाएरोबिक। फिर यहां पर एरोबिक है, राइट। फिर हमने देखा फोटोऑटोट्रॉप्स which were again anaerobic, और अभी हमने देखा फोटोऑटोट्रॉप्स which are aerobic, right। सो देख रहे हो किस तरीके से अलग अलग प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ? इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगी, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो अब क्या होगा? जो एरोबिक है उनमें वो ज्यादा क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, और उनका पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिखेगा, राइट स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, राइट। सो अब हमने देखा कि कैसे एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स एग्जिस्ट हुए थे, राइट। सो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एज द नंबर ऑफ फोटोऑटोट्रॉप्स इंक्रीज्ड, राइट। अभी जो एटमॉस्फेयर था वो एरोबिक हो गया था, तो जाहिर सी बात है अब एरोबिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, राइट। एंड सो यहाँ पर फोटोऑटोट्रॉप जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, सो ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा। सो ऑक्सीजन नॉट ओनली इन द एटमॉस्फेयर बट इट वाज आल्सो इन द सी, सो ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड इन द सी एंड इन द एटमॉस्फेयर। अब इस वजह से क्या हुआ, ये जो फ्री ऑक्सीजन है जो कि रिलीज हुआ है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज फोटोऑटोट्रॉप्स, ये रिएक्ट कर गया विथ मीथेन। किसके साथ रिएक्ट कर गया, मीथेन एंड अमोनिया, दोनों के साथ रिएक्ट कर गया, राइट। जो कि कहां प्रेजेंट था, इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, व्हिच वाज प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और क्या क्या रिएक्ट किया, रिएक्शन हो गया और ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया उसने मीथेन एंड अमोनिया को इनटू CO2 एंड फ्री नाइट्रोजन, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये याद रखना है आप लोगों को कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर गया विथ मीथेन एंड अमोनिया प्रेजेंट इन दी सी एंड एटमॉस्फेयर, और क्या बना उससे, CO2 एंड फ्री नाइट्रोजन। तो यहां पर रिएक्शन किया है, CH4 that is methane reacted with oxygen to form CO2, right, and water. Same ammonia reacted with oxygen to form free nitrogen and again water, right. So यहाँ से अब क्या एटमॉस्फेयर में आ गया फिर से नाइट्रोजन, पहले CO2 नाउ ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। तो देख रहे हो आप लोग कैसे एवोल्यूशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, राइट। सबसे पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, CO2 प्रेजेंट था, मीथेन था, राइट एक्सेट्रा था। नेक्स्ट हमने देखा कि ऑक्सीजन भी आ गया। अब ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन आने की वजह से ऑक्सीजन जो फ्री ऑक्सीजन था, इट गॉट रिएक्टेड विद whom, with the मीथेन, राइट, एंड विद द अमोनिया, राइट। अमोनिया से रिएक्ट किया ऑक्सीजन तो फ्री नाइट्रोजन मिल गया। अब ये जो नाइट्रोजन था ये भी एटमॉस्फेयर में आ गया, राइट। सो देख रहे हो कैसे एटमॉस्फेयर में नए नए गैसेस बन रहे हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ऑक्सीजन आ गया, राइट। अब ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगा, ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, इस वजह से क्या होगा, द यूवी लाइट चेंज्ड, जो यूवी लाइट था इट चेंज्ड सम O2 इनटू ओजोन, राइट। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया इन द एटमॉस्फेयर, यूवी लाइट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया O2 को इनटू ओजोन, राइट। सो यहां पर वो रिएक्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब ये ओजोन फॉर्म हो चुका है। अब ये ओजोन क्या कर रहा है, ओजोन फॉर्म्ड अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। एक लेयर बन गई। अब वो लेयर थोड़ी थोड़ी आप सभी को पता है कि डिसअपियर हो रही है, राइट। सो द ओजोन फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ब्लॉकिंग यूवी लाइट। ओजोन की वजह से क्या हो रहा था, जो लेयर थी उसके वजह से क्या हो रहा था, यूवी लाइट धरती तक या अर्थ तक नहीं आ पा रहा था, एंड सिर्फ क्या आ रहा था, लीविंग विजिबल लाइट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो ओजोन की वजह से यूवी लाइट जो है इट वाज नॉट एबल टू रीच द अर्थ, सो बचा हमारे पास एक ही एनर्जी सोर्स, दैट वाज द विजिबल लाइट, राइट स्टूडेंट्स। सो ये याद रखना है कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, कैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है, राइट। पहले हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आने की वजह से ऑक्सीजन का क्या हुआ है यहाँ पर रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन की वजह से ओजोन लेयर बन गया, ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट हो गया, राइट, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से जो है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, राइट। अब यूकैरियोट्स की भी बात करेंगे हम, कि अभी हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स कैसे हुआ, राइट, फ्रॉम द प्रोटोसेल। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स का ओरिजिन कैसे हो रहा है। अब आगे डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। नाउ याद रखना है कि द यूकैरियोट्स डेवलप्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, राइट। प्रोकैरियोट्स कब बने थे, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रोटोसेल। अब
प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनसे क्या बन रहा है, यूकैरियोटिक। ईयर याद रखना है 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 अर्थ, बार बार मैं बता रहा हूं, 4 फर्स्ट लाइफ, 3.5 बिलियंस प्रोकैरियोट, 1.5 बिलियन यूकैरियोट्स। राइट स्टूडेंट्स, अब देयर आर टू व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। राइट, तो वो दो व्यूज क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला व्यू है ओरिजिन बाय इनवेजिनेशंस। राइट, ओरिजिन बाय इनवेजिनेशंस, अंदर की तरफ फोल्डिंग होगी, दैट इज इनवेजिनेशंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, cell organelles, according to this view, cell organelles of eukaryotic cells, ध्यान से सुनो, cell organelles of eukaryotic cell might have originated by invagination of surface membrane। सरफेस पर जो मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ क्या हो गई, फोल्ड हो गई। फोल्ड होने की वजह से देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स गिविंग राइज टू यूकैरियोटिक सेल। राइट, सो ये किसमें हुआ था, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। अभी मैंने बताया कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक जो है उनके अंदर जो भी सरफेस मेम्ब्रेन था उसका क्या हुआ, इनवर्ड फोल्डिंग, इनवेजिनेशन हुआ, जिस वजह से एक यूकैरियोटिक सेल फॉर्म हो गई। दिस इज ओरिजिन बाय इनवेजिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक ओरिजिन। राइट, सिम्बायोटिक ओरिजिन को किसने बताया था, मार्गुलिस। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्गुलिस, सम एनएरोबिक प्रेडेटर्स, ध्यान से सुनो, सम एनएरोबिक प्रेडेटर होस्ट सेल्स, एनएरोबिक की बात हो रही है, राइट, एंगल्फ्ड प्रिमिटिव एरोबिक बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, ये जो होस्ट प्रेडेटर होस्ट सेल था वो क्या था, एनएरोबिक था, और उसने क्या किया, किसको एंगल्फ कर लिया, एरोबिक बैक्टीरिया को, बट उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसको तोड़ नहीं पाया, उसको मार नहीं पाया। राइट, इस वजह से क्या हुआ, दीज एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है जो किसके अंदर है, एनएरोबिक प्रेडेटर होस्ट सेल के, एस्टैब्लिश्ड themselves inside the host cell। इन्होंने क्या किया, अपने आपको वहां पर एस्टैब्लिश्ड कर लिया, किसके अंदर, into this anaerobic predator host cell as a symbionts। such predators are called the first eukaryotic cells, or they became the first eukaryotic cell। right, so याद रखना है कि ये जो सेल था, कौन सा सेल, एनारोबिक प्रेडेटर होस्ट सेल। राइट, उसने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को एंगल्फ किया, बट उसको अनफॉर्चुनेटली डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और फाइनली क्या हुआ वहां पर कि उस एरोबिक बैक्टीरिया ने अपने आप को अंदर स्थापित, एस्टैब्लिश कर लिया एज अ सिम्बायोंट, और इस तरीके से ये जो प्रेडेटर होस्ट सेल है ये बन गया पहला यूकैरियोटिक सेल। क्या बन गया, पहला यूकैरियोटिक सेल। राइट, सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक्स स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। राइट, सो जाहिर सी बात है वो किससे बने होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ होगा, उसके बाद ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या हुआ है, ओरिजिन। राइट, सो once the unicellular organisms were developed, right, एक बार unicellular organism develop हो गए तो क्या होगा, the cell could gather, एक साथ आएगा to form colonies। क्या फॉर्म होंगी, सेल्स की कॉलोनीज। राइट, लेटर जैसे ही कॉलोनीज बन गई, द सेल डिफरेंशिएशन अकर। राइट, सेल क्या होंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे into different types of cells to form multicellular organism। तो यहां पर समझ में आ रहा है आप लोगों को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक जगह पर गैदर होंगे टू फॉर्म अ सेलुलर कॉलोनी। उन सेलुलर कॉलोनीज में हर एक सेल जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस को हैंडल करेगा। दिस मेक्स योर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइट, अब द लेटर दैट मींस द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म
के अंदर के जो सेल्स हैं दे विल गिव राइज, राइट, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंशिएट होंगे, दे विल गिव राइज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ओवर द एजेस, राइट। तो यहां पर याद रखना है आप लोगों को कि सेल्स एक साथ जमा हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब वो सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा टू परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक एक्टिविटी और फंक्शन। अब ये मल्टी सेलुलरिटी का एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ मल्टी सेलुलरिटी इज बेस्ड ऑन डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर आप सभी को पता है, हर एक सेल को अपना अपना काम पता होगा, कुछ रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ फिल्ट्रेशन करेंगे, राइट, कुछ सिग्नल्स पास करेंगे। सो इस तरीके से होगा बिटवीन द कंपोनेंट सेल्स, राइट। सो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है। दिस वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप सभी को पता है कि जो लाइफ है इट इज ऑन द अर्थ, बट आई थिंक देयर शुड बी सम अदर प्लैनेट आल्सो जहां पर क्या होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, राइट। अब इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज जो अर्थ है इट इज इन्फेक्टेड बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द स्पेस, राइट। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, हार्मफुल वायरसेस से इन्फेक्टेड है, राइट। और इस खोज में काफी साइंटिस्ट काफी सीरियसली लगे हुए हैं, राइट। मार्स पर प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर लाइफ शुरू हो सकती है, बट देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस अबाउट दैट। इसके बाद मून पर तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज वहां पर देयर इज लैक ऑफ वाटर, राइट। सो अभी भी काफी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है ताकि एक ऐसे प्लैनेट को ढूंढा जाए जहां पर लाइफ पॉसिबल होगी, राइट स्टूडेंट्स। हाँ, तो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। एक छोटी सी बात, यहाँ पर अभी आपको एक टेबल दिखेगा, राइट, जिसमें दिया होगा इवेंट, बहुत सारे इवेंट के बारे में बताया है, थ्रू आउट सारे इवेंट के बारे में बताया, कैसे यूकैरियोटिक सेल बने, कैसे प्रोकैरियोटिक सेल बने, कैसे अर्थ, राइट, सबका ईयर दिया हुआ है जो आप लोगों को इधर नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।